क्लास 11th शारीरिक शिक्षा चैप्टर ओलंपिक आंदोलन। इसके पहले कुछ सूचना। इस समय महामारी का प्रकोप चल रहा है कोरोना का, इससे हमें बचना है। ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें और बार बार अपने हाथों को धोएं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 20 से 25 मिनट योगाभ्यास या कोई शारीरिक क्रिया और प्राणायाम करें। ओलंपिक आंदोलन एक ऐसा शब्द है जो हमें ओलंपिक खेलों के विकास की प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की जानकारी प्रदान करता है। इसका अर्थ उन प्रयासों से है जो प्राचीन ओलंपिक खेलों तथा एक लंबे अंतराल के पश्चात आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने में सम्मिलित थे। वास्तव में ओलंपिक आंदोलन को भली भांति समझने के लिए हमें प्राचीन एवं आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में जानना अति आवश्यक है। समय के अनुसार ओलंपिक को 2 कालखंडों में बांटा गया, प्राचीन ओलंपिक खेल और आधुनिक ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस बारे में विस्तृत जानकारी या निश्चित प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन यूनानी पौराणिक कथा यानी किंवदंती कपोल कथाएँ, अनेक किंवदंतियाँ मिलती हैं। वैसे इतिहास में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 1776 ईसा पूर्व ओलंपिया की घाटी में शुरू हुए थे। चूँकि यह खेल ओलंपिया की घाटी में शुरू हुआ था, इसीलिए इस खेल को ओलंपिक नाम दिया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन ओलंपिया निवासी ज्यूस को अपना इष्ट देव मानते थे। यूनानी लोग अपने इष्ट देवता ज्यूस को मानते थे। एक बार ओलंपिया के मैदान पर महाबली ज्यूस प्रकट हुए, अर्थात अवतार लिए। उनके भयंकर क्रोध से धरती फट गई थी। तब ज्यूस देवता को शांत करने के लिए वहाँ के लोगों ने घाटी में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और वहाँ बलि देने की परंपरा शुरू की। बाद में ज्यूस के पुत्र हरकुलिस ने अपने पिता के सम्मान में इस खेलों की शुरुआत की। कई कहानियाँ हैं, लेकिन कौन सी कहानी सही है इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों से इस बात को स्पष्ट बहुमत मिल गई है कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ओलंपिया की ही घाटी में शुरू हुई थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार हरकुलस को उसके बुरे कर्मों की सज़ा के तौर पर उसे एलिस के राजा आंगियास के विशाल तबेले की सफाई, जिसमें जानवर बंधे होते हैं उसे तबेला कहते हैं, तबेले की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। हरकुलस ने राजा अंगियास के सामने शर्त रखी कि अगर वह यह सज़ा पूरी कर लेगा, अर्थात जो सज़ा दी गई है उसे वो पूरा कर लेगा और अपना वादा पूरा कर लेगा, तो राजा अंगियास को अपनी पशु संपदा का 10वां भाग उसे देना पड़ेगा। राजा ने शर्त मान ली। हरकुलस आल्पियस नदी का प्रवाह तबेले की ओर मोड़ने में सफल रहा, अर्थात नदी के प्रवाह को तबेले की तरफ कर दिया, जिससे स्वतः ही तबेला अपने आप साफ हो गया। राजा की शर्त पूरी की, लेकिन हरकुलस ने राजा अंगियास उससे पूरा कर दी, लेकिन राजा अपने मुंह से विफल हो गया। उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जो शर्त रखा था उससे वो मुकर गया। तब हरकुलस ने राजा अंगियास की हत्या कर दी। जब वो शर्त नहीं माना तो हरकुलस ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। हरकुलस ने हत्या के लिए प्रायश्चित करने का फैसला किया तथा उसने प्रथम बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में एक और रोचक किंवदंती प्रचलित है, जिसे ग्रीकवासी बहुत रुचि के साथ सुनते हैं। उनके अनुसार आल्पियस नदी के किनारे एलिस नाम का एक संपन्न साम्राज्य था। एलिस के राजा एनोमस की पुत्री थी, जिसका नाम हिप्पोडामिया था। वो अपूर्व सुंदरी थी। राजा एनोमस ने शर्त रखी कि जो उसकी पुत्री हिप्पोडामिया का अपहरण करके ले जाने में सफल होगा, उसी के साथ मैं
अपनी पुत्री हिप्पोडामिया का विवाह करूँगा। हिप्पोडामिया की सुंदरता के आकर्षण में 13 युवकों ने उसका अपहरण का बारी बारी से प्रयास किया, लेकिन एनमस उन्हें बारी बारी उन सभी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पेप्लॉस नामक पेप्लॉस नामक एक नौजवान एलिस आया, जो पहले नवयुवकों से अधिक चतुर भी था और बलवान भी था, साहसी भी था। पेलोप्स ने राजा एनमस के सारथी से मित्रता कर ली और उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि जब दौड़ शुरू हो तो वो एनमस के रथ की धुरी को कमज़ोर कर दे। रथ के पहिया लगाने के बाद उसमें धुरी लगाई जाती है ताकि पहिए में मजबूती रहे, पहिया बाहर ना निकले। तो पेप्लॉस ने उसकी सारथी से मित्रता करके उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि जब दौड़ शुरू हो तो शुरू होने से पहले रथ के पहिए की धुरी को वो ढीला कर दे ताकि पहिया निकल जाए। पेप्लॉस हिप्पोडामिया को अपने रथ में बैठाकर भाग चला तो राजा ने भी उसका पीछा करना शुरू किया। जब राजा एनमस का रथ पेप्लॉस के समीप पहुंचने ही वाला था, उसी समय उसके रथ का पहिया निकल गया, अर्थात राजा के रथ का पहिया निकल गया। इससे न केवल रथ टूट गया बल्कि राजा की गर्दन भी कट गई। इस तरह से पेप्लॉस को न केवल हिप्पोडामिया मिली बल्कि राजा का साम्राज्य भी मिल गया। ऐसा कहा जाता है कि इस युगल की विजय की यादगार में पेप्लॉस ने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ इन खेलों की शुरुआत की। कुछ विद्वानों के अनुसार देवी देवताओं के धरती पर अधिकार के लिए कुश्ती हुई। यह कुश्ती भगवान ज्यूस और भगवान कोनार्च के बीच में हुई, जिसमें ज्यूस की विजय हुई। इसे विजय की खुशी को मनाने हेतु खेलों का आयोजन किया जाने लगा। कुछ विद्वानों का कथन है कि यूनान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसे सिटी स्टेट कहा जाता था। इन्हीं छोटे छोटे राज्यों के आपसी युद्ध के कारण ओलंपिक खेल का जन्म हुआ। ओलंपिक खेल के कुछ नियम बनाए गए। जब 1776 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, तभी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिसको कांसे की प्लेट पर खुदवा दिया गया। ये नियम निम्नलिखित थे। प्रतियोगी केवल यूनानी हो, वह पूर्ण रूप से हेलेनिक नस्ल का हो तथा शारीरिक रूप से सुयोग्य हो। गुलाम तथा दंडित व्यक्ति इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे, अर्थात किसी भी तरह की गुलामी हो या किसी भी अपराध में उन्हें दंड मिला हुआ हो तो वे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते थे। ओलंपिक खेल प्रारंभ होने से 1 महीना पहले से ही प्रतियोगियों को ओलंपिया में रहना पड़ता था। उन्हें यह शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी कि वे अपने राज्य में 10 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात 10 महीने का प्रशिक्षण अपने यहाँ करना पड़ता था और प्रतियोगिता से 1 माह पूर्व ओलंपिया की घाटी में आकर के प्रशिक्षण करना पड़ता था। विवाहित स्त्रियों पर प्रतियोगिता में न केवल भाग लेने की पाबंदी थी बल्कि उन्हें खेल देखने की भी आज्ञा नहीं थी। विवाहित तो दूर, उसमें किसी भी प्रकार की महिला को प्रतियोगिता में भाग लेने की मनाही थी और देखने की भी मनाही थी। अगर ऐसा करती भी कोई महिला पकड़ी जाती थी तो उन्हें ओलंपिया की घाटी में फेंक दिया जाता था। खेलों में भाग लेने के लिए खेलों के विशेषज्ञ, जैसे हेलिनो डी कॉर्ड कहा जाता था, के अधीन 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था, अर्थात उन्हें 1 महीने का प्रशिक्षण ओलंपिया की घाटी में ही लेना पड़ता था। महीने के अंतिम दिन प्रतियोगियों को संबोधित करता था तथा आज्ञा देता था। इन खेलों में केवल शौकिया खिलाड़ी ही भाग ले सकते थे, व्यावसायिक नहीं। इसमें प्रोफेशनल खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते थे, केवल एमेच्योर खिलाड़ी भाग ले सकते थे जो अपने देश में किसी न किसी एमेच्योर संस्थाओं द्वारा खेलते थे। खेलों के उद्घाटन समारोह वाले दिन सभी खिलाड़ी, उनके भाई, पिता व प्रशिक्षण देने वाले सभा भवन में एकत्रित होते थे। खेलों के विशेषज्ञ होते थे, जो उनको 1 माह का प्रशिक्षण कराते थे ओलंपिया की घाटी में, वो उनको शपथ दिलाते थे कि खेलों में नियमानुसार भाग लेंगे तथा उन सभी ने 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। इसके पश्चात ज्यूस हारिक्योस नामक देवता के सामने सूअर की बलि चढ़ाई जाती थी
इस कार्यक्रम के उपरांत सभी खिलाड़ी एक एक करके मार्च पास्ट करते हुए खेल के मैदान से बाहर आते थे। ठीक उसी समय उनका परिचय दर्शकों को दिया जाता था। यदि दर्शकगण में से किसी को प्रतियोगी पर ऐतराज़ होता था तो उसको प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया जाता था। इसके विपरीत जिन प्रतियोगियों के बारे में कोई दर्शक ऐतराज़ नहीं करता था उनको खेलों में भाग लेने दिया जाता था। उसके बाद खेलों के प्रारंभ की घोषणा कर दी जाती थी और खेल शुरू हो जाता था। समय के साथ साथ खेलों की संख्या में परिवर्तन होता गया। 724 ईसा पूर्व में 400 गज की पैदल दौड़ को शामिल किया गया। 720 ईसा पूर्व में 3 मील की दौड़ को शामिल की गई। 708 ईसा पूर्व में पेंटाथलॉन, जिसमें 5 प्रतियोगिताएं होती थी, शामिल किया गया। इसी प्रकार खेलों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई, जिसके फलस्वरूप खेल 5 दिनों के लिए आयोजित किए जाने लगे। प्रथम दिन केवल धार्मिक कार्यों को संपन्न किया जाता था। दूसरे दिन मार्च पास्ट तथा खिलाड़ियों का परिचय होता था। फिर रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पेंटाथलॉन के खेल होते थे। तीसरे दिन सुबह पशुओं की बलि दी जाती थी। उसके पश्चात रथ दौड़ तथा पेंटाथलॉन खेल खेले जाते थे। उसके बाद दौड़ें, कुश्तियाँ, बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं होती थी। चौथे दिन एथलेटिक्स इवेंट्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग और 5वें दिन मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम होते थे। पुरस्कार: प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को अनाज, पशु पुरस्कार रूप में दिए जाते थे। उन्हें जैतून की पत्तियों के मुकुट और हार पहनाया जाता था और उनके सम्मान में नगर भ्रमण कराया जाता था। उन पर कविताएँ लिखी जाती थी। इस तरह के पुरस्कार प्राचीन ओलंपिक में दिए जाते थे। आधुनिक ओलंपिक खेल: 394 ईसा पूर्व जब रोमन सम्राट थियोडोसियस का यूनान पर आधिपत्य हो गया तो यह प्रतियोगिता बंद हो गई। उसके बाद से युद्ध की आग में संपूर्ण विश्व झुलसने लगा। तब फ्रांस के शिक्षाविद वर्ने डी कुबर्टिन ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर ओलंपिक को दोबारा शुरू किया जाए तभी इससे बचा जा सकता है, इस युद्ध से बचा जा सकता है। उनके अथक प्रयास से ही आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। अतः बर्ने डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल: आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांस के बर्ने डी कुबर्टिन को जाता है। कुबर्टिन का जन्म पेरिस में 1 जनवरी 1863 को हुआ था। वे एक सैनिक थे और उन्हीं के प्रयास से आधुनिक ओलंपिक की पुनः शुरुआत हुई। उन्होंने कुछ देशों की एक मीटिंग बुलाई, जैसे यूनान, स्पेन, इटली और स्वीडन। इन खेलों को शुरू करने के पक्ष में थे, जबकि बाकी सभी देश इन खेलों को शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। उसके पश्चात उन्होंने 16 जून 1894 ईस्वी को पेरिस में 13 देशों की एक बैठक बुलाई, जिसमें 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता कुबर्टिन ने की। इसमें यह निर्णय लिया गया कि खेल प्रतियोगिताएं ग्रीक ओलंपिक खेलों की तरह ही प्रत्येक चौथे वर्ष होनी चाहिए तथा प्रत्येक देश को इन खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया जाना चाहिए। उन्हीं के प्रयासों के बाद कुबर्टिन के प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों को एथेंस में सन 1896 में शुरू करने में सफलता मिली। कुबर्टिन के अथक प्रयास के बाद 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों की दोबारा शुरुआत हुई, जिसे आधुनिक ओलंपिक का नाम दिया गया। 1896 में एथेंस में पहला और आधुनिक ओलंपिक जो हुआ वो यूनान की राजधानी एथेंस में हुई, जिनमें 9 देशों ने भाग लिया। धीरे धीरे ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या में वृद्धि होती गई और 1972 के म्यूनिक अर्थात पश्चिम जर्मनी ओलंपिक खेलों में 122 देशों ने भाग लिया। 2 विश्व युद्ध के कारण 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हो सके। ओलंपिक के आदर्श वाक्य अर्थात जिसे ओलंपिक मोटो कहा जाता है। ओलंपिक मोटो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना है, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, जिसका अर्थ होता है और तेज, और ऊंचा और शक्तिशाली। फ्रांस के जो एक शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने 1895 ईस्वी में इसे बनाया। और तेज अर्थात ओलंपिक में दौड़, कूद और फेंक ये 3 प्रतियोगिता होती है। दौड़ने के लिए और तेज, थ्रो यानी फेंकने के लिए और तेज और ऊंचा, जंप अर्थात ऊंचा,
और शक्तिशाली जिसके पास ताकत होगी वही ज़्यादा दूर फेंक पाएगा। तो और शक्तिशाली, इस 3 मोटो को ध्यान में रख करके इसका ओलंपिक का आदर्श वाक्य निश्चित किया गया, सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। ओलंपिक ध्वज वर्ने डी कुबर्टिन के सुझाव पर सन 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज अर्थात ओलंपिक झंडे का निर्माण किया गया। जून 1914 ईस्वी में पेरिस में उसका उद्घाटन किया गया और प्रथम बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों के समय ओलंपिक खेल मैदान में इसे फहराया गया। ओलंपिक ध्वज सफ़ेद सिल्क का बना होता है जिस पर 5 छल्ले होते हैं। ये छल्ले आपस में जुड़े होते हैं। ये छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। वैसे तो 7 महाद्वीप होते हैं, लेकिन दोनों अमेरिका के लिए एक छल्ला रखा गया है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। अंटार्कटिका पे चूँकि स्थायी निवास नहीं है तो इसलिए अंटार्कटिका को नहीं दर्शाया गया है। ये 5 छल्लों का रंग अलग अलग होता है, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला और काला। ये 5 छल्ले आपस में जुड़े होते हैं और अंग्रेजी के W आकार को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व को ये दर्शाते हैं। और ये 5 रंग 5 महाद्वीप को प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं। ओलंपिक ज्योति ओलंपिक ज्योति ज्ञान, जीवन व खुशी की प्रतीक है। यह एक प्रकार की शांति की प्रतीक है। यह ज्योति या मशाल यूनान के ओलंपिक गांव में प्रज्वलित की जाती है और वहीं से विभिन्न खिलाड़ियों के माध्यम से जहां प्रतियोगिता शुरू होती है वहां इस ज्योति को लाई जाती है। ओलंपिक खेलों के समापन के बाद इस ज्योति को बुझा दिया जाता है। ओलंपिक पुरस्कार ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को गोल्ड मेडल, दूसरे स्थान पर प्राप्त करने वाले को सिल्वर मेडल तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को कांस्य मेडल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ओलंपिक शपथ एथलीटों द्वारा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के दौरान खिलाड़ी स्टेडियम में एकत्रित हुए होते हैं। शपथ लेने के समारोह का आयोजन होता है। आयोजन करने वाले देश का एक प्रतिनिधि झंडा पकड़े हुए आगे आता है। प्रतियोगी राष्ट्रीय झंडे को पकड़ने वाले एथलीट भी अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिनिधि अर्थात एथलीट का अर्थ खिलाड़ी सभी एथलीटों की तरफ से शपथ लेता है और सभी हम शपथ लेते हैं कि हम इन ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में वफादारी, विनियमों का आदर करते हुए जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, खेलों के गौरव के लिए व अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना से इन खेलों में भागीदारी के इच्छुक भाग लेंगे। प्रतियोगियों के लिए नियम ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में सभी पुरुष या स्त्री भाग ले सकते हैं, लेकिन उसका अव्यावसायिक होना आवश्यक है, अर्थात वो किसी एमेच्योर से जुड़ा हो, व्यावसायिक खिलाड़ी, प्रोफेशनल खिलाड़ी ना हो। अर्थात व्यावसायिक खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकते। ये खिलाड़ी भिन्न भिन्न देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा भेजे जाते हैं। कोई खिलाड़ी अलग से प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। अब कुछ खेलों में व्यावसायिक खिलाड़ी भी अब भाग लेने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह सर्वप्रथम ओलंपिया गांव में ओलंपिक मशाल या ज्योति को सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता था तथा इस ज्योति को उस नगर में लाया जाता था जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था। स्टेडियम में उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा इन खेलों की आरंभ की घोषणा की जाती थी। सभी एथलीट्स अर्थात खिलाड़ी मार्च पास्ट में भाग लेते थे तथा शपथ ग्रहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। ओलंपिक झंडा को फहराया जाता था और ओलंपिक ज्योति को प्रज्वलित कर दिया जाता था। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में सभी देशों के खिलाड़ी स्टेडियम में एकत्रित होते थे। मेयर ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता था। उसके बाद ओलंपिक झंडे को नीचे उतारा जाता था तथा झंडे को उस शहर के मेयर को रखने के लिए दिया जाता था। फिर सांस्कृतिक समारोह होता था, ओलंपिक ज्योति को बुझा दिया जाता था और अंत में ओलंपिक गीत के साथ खेल समाप्ति हो जाती थी और मशाल को फिर से ओलंपिया की घाटी में भेज दिया जाता था। इस तरह से ओलंपिक खेल की शुरुआत से लेकर के अंत तक
मशाल जला करके शुरुआत होती थी और मशाल बुझाने के बाद उसकी समाप्ति।